इन इंडिया क्रिप्टो हैज़ फेल्ड बट ओनली ए पोर्शन ऑफ इट, यानी कि कुछ एक पोर्शन का ही ट्रस्ट टूटा है, लेकिन क्रिप्टो पूरा फेल नहीं हुआ है। लगभग 1.5 मिलियन लोग हैं क्रिप्टो में जो इन्वेस्टर्स थे, जिनके 1.5 लाख करोड़ रुपया लगा हुआ था और वो पूरा के पूरा इस टाइम पे लॉस हो चुका है। हालात जो इंडिया में हैं वो खासकर बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने आपको पहले बोला था कि इस तरीके का लॉस आपका हो सकता है और आज आप देख सकते हैं कि ऐसा लॉस भी हो गया है। हालांकि ये पॉसिबल कभी भी हो सकता है, पहले टेरा लूना का हुआ, फिर FTX का हुआ, ऐसे कोई ना कोई स्कैम्स चलते रहते हैं। तो लगभग इंडिया की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ का क्रिप्टो स्कैम्स इंडिया के साथ हो चुका है। लेकिन इसी के साथ जो चैंग पेंग है उन्होंने भी कहा है कि इंडिया एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं है। अभी यहाँ हम वर्ल्ड की बात नहीं करने वाले बल्कि इंडिया की ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का, बहुत हमारे जितने भी क्रिप्टो की फैमिली है वॉल्फ ट्रेड की, वो सारे यही पूछ रहे थे कि क्या इंडिया में भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर असर पड़ेगा या कोई इम्पैक्ट दिखेगा या नहीं दिखेगा। उसके बारे में आज मैं पूरी डिटेल लेकर आया हूँ ताकि आपके जितने भी सवाल हैं लगभग सारे इसी में कवर हो जाएंगे और लास्ट में एक प्रॉपर सोल्यूशन भी आपको दूंगा। तो ये वीडियो हम ऐसे ही खत्म नहीं करेंगे, एक प्रॉपर सोल्यूशन के साथ ही इस वीडियो का एंड करेंगे। तो यहाँ से जो हमने शुरुआत करी है कि क्रिप्टो हैज़ नॉट फेल्ड, ओनली पोर्शन ऑफ पीपल हैज़ लॉस्ट देयर ट्रस्ट ऑन इट, और इसी पे ही हम खत्म करेंगे। यानी कि हमारा विश्वास थोड़ा थोड़ा उठ चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में क्रिप्टो बिल्कुल फेल हो चुका है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, खासकर अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस के बारे में जानना चाहते हैं। कॉइन स्विच आ गया, इसी के साथ कॉइन DCX आ गया, WZirX आ गया, तो वो सब कुछ हम कवर करेंगे। अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुँचें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा प्रीमियम ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हो। ओनली $30 में आपको ये प्रीमियम मिल जाएगा, क्योंकि अभी हमारी ब्लैक फ्राइडे सेल आ रही है। तो 40 की जगह भी $30 लिए जाएंगे, यानी कि सीधा सीधा 25% ऑफ चल रहा है। तो जल्दी से बाय करो, हज़ारों % का प्रॉफिट आपको वहीं पे मिल जाएगा और आपको पर्सनल असिस्टेंस भी मिल जाएगी। इसी के साथ हम आपको एक रिस्की ट्रेड्स वाला अलग से चैनल फ्री में देंगे, जहाँ आप हाई रिस्क हाई प्रॉफिट वाला ट्रेड भी ले सकते हो। यानी कि वहाँ रिस्क तो रहेगा ही आप, लेकिन $1-2 लगाकर भी अगर ज़्यादा लेवरेज लोगे तो वहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहीं जाके पता चलेंगी, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं उस पुराने ज़माने में जब क्या कि गेन बिटकॉइन जैसा या फिर बिटकनेक्ट या मॉरिस कॉइन रैकेट, इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स थे जो दिखने में भी फ्रॉड जैसे थे और उन्होंने फ्रॉड किया भी था, बहुत बड़े बड़े स्कैम्स ऐसे हुए हैं। उसके बाद कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स, टेरा लूना जैसे प्रोजेक्ट्स और FTX जैसे ये बड़े बड़े जायंट्स, इनका भी फॉल हमने देख लिया, यानी कि बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी नीचे गिरा है। अब FTX कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, बल्कि FTX 3rd लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक था, जिसके ऊपर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। और ये वही है जिन्होंने कहा था कि हमारी ही ऐसी एक्सचेंज है जो फुली रेगुलेटेड है, फुली कंप्लाइंट है। तो ऐसा देखने को बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो मौका आने पे ही पता चलता है। इसी के साथ जो क्रिप्टो प्लेयर्स हैं उन्होंने पीरियोडिक ऑडिट्स भी करवाए हैं कुछ लोगों ने, या फिर ऐसी रिक्वायरमेंट्स अभी बन रही है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनको पीरियोडिक ऑडिट्स करवाने पड़ेंगे। अगर वो करवाएंगे, अगर हमें कुछ अच्छा लग रहा है, एक्सचेंज प्रोजेक्ट अच्छा दिख रहा है, ऑडिटेड है, रिस्क लेस है, तो तभी हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे या फिर अपने फंड्स उसके ऊपर रखेंगे। अभी बात है डेक्स की भी आ जाती है, लेकिन डेक्स के ऊपर जो स्कैम होते हैं वो थोड़े अलग तरीके से होते हैं। तो वहाँ ऐसा नहीं कि फंड्स डाले और फंड्स निकल गए, वहाँ लिक्विडिटी जैसे लॉस हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी छोटे मोटे कॉइन में या फिर जो नया कॉइन आया, स्कैम करने वाला ही कॉइन आया, तो उसमें इन्वेस्ट करें तो ऑब्वियसली लॉस ही होगा। इसी के साथ एक फायर प्लान बनाया जा रहा है। अब फायर प्लान जो बनाया जा रहा है ये इंडिया के लिए बनाया जा रहा है कि एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अब 2-3 चीज़ें आपके साथ मैंने यहाँ बोली हैं, एक तो पीरियोडिक ऑडिट्स होंगे खासकर इंडिया के लिए, इसी के साथ फायर प्लान होगा। फायर प्लान से क्या होगा कि डिजिटल इंडस्ट्री बनेगी इंडिया में, जिससे क्या कि डिजिटल अवेयरनेस खासकर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स, उनको भी कुछ रेगुलेशंस दिए जाएंगे या फिर उनको भी थोड़ी अवेयरनेस दी जाएगी, ताकि वो भी जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो हमेशा सही इन्फॉर्मेशन ही जाए। जैसे कि हम भी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास कई सारे सोर्सेज होते हैं। अब सोर्सेज के बेसिस पर हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन उसमें फिर भी कभी ना कभी चेंजेस आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब FTX ने ट्वीट किया था कि सब कुछ ठीक है, तब ठीक नहीं था 7 नवंबर को। जब जो टेरा लूना है उन्होंने ट्वीट किया था कि सब कुछ अभी फिलहाल ठीक चल रहा है और इनका जो स्टेबल कॉइन है कभी कोलैप्स नहीं होने वाला, तो वो भी हो गया। तो इन्फॉर्मेशन क्या कि डायनामिक होती है, हमेशा चेंज होती रहती है। लेकिन हमारे लिए इस वक्त जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कॉइन DCX, कॉइन स्विच कुबेर और WZirX जैसे प्रोजेक्ट सर्वाइव कर पाएंगे नहीं। अब आगे बढ़ने से पहले अगर WZirX की बात करूं तो ऑलरेडी इनका बहुत बुरा समय निकल चुका है। WZirX और
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और तीसरी चीज़ बाइनेंस, इन तीनों का जो एक तरीके से ट्रायंगल था वो भी एक तरीके से खत्म हो चुका है, यानी कि इंडिया में इनके लिए सही जगह नहीं है, जिस कारण इन्होंने शार्डियम प्रोजेक्ट नया शुरू किया निश्चल शेट्टी जी ने, जो कि शायद एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन एक्सचेंज को संभालना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वजीरेक्स के ऊपर वजीरेक्स को ही ट्रस्ट करती थी। अब बात यहाँ आती है कि ऐसी जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं, वो तो हर एक एक्सचेंज हर एक प्रोजेक्ट ऐसा करता है और ट्वीट्स करके बाद में डिलीट भी कर देता है। अब सिमिलरली क्या है कि कॉइन DCX और कॉइन स्विच कुबेर, इनके ऊपर जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो भी बोल रहे हैं कि हमें भी कुछ चाहिए, और इन दोनों एक्सचेंजेस ने बोला कि वो रिजर्व्स को क्या है कि रिजर्व्स को दिखाना शुरू कर देंगे कि उनके पास सफिशिएंट फंड्स हैं। हालांकि अभी तक इन्होंने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स के ऊपर काम करना शुरू नहीं किया, लेकिन इन्होंने सिर्फ बोला है कि वी हैव इनफ एंड सफिशिएंट फंड्स, जितना आपने पैसा डाला है सभी इन्वेस्टर्स ने, आपका पूरा का पूरा पैसा यहाँ पड़ा है। अब ऐसी चीज़ आप देखो कि जो SBF है यानी कि सैम है FTX एक्सचेंज के, उन्होंने कहा था कि सब कुछ सही चला हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि जो FTX एक्सचेंज है, इसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं और इन द एंड वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब रीज़न कोई भी हो, कारण कोई भी हो, लेकिन डिस्ट्रॉय हो गया और हमारा पैसा भी गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया। इसी के साथ अब रूटर्स की बात करें, रूटर्स के ऊपर FTX ने यही बोला था कि मोस्ट रेगुलेटेड एक्सचेंज है और इसके ऊपर कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी हमने प्रॉब्लम फेस करी है। अब देखो कि कुछ भी हो सकता है। अब एक और चीज़ इन्होंने ये भी कहा था कि जो इनका स्टेबल कॉइन है, FTX ने ही कहा था कि इनका जो स्टेबल कॉइन है, हमारा स्टेबल कॉइन है, ये कभी भी कोलैप्स नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो, लेकिन कोलैप्स भी हुआ। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अब सॉरी FTX नहीं बल्कि लूना का जो स्टेबल कॉइन है, तो हर एक चीज़ पहले बोली जाती है, दावे भी किए जाते हैं, लेकिन बाद में सिनेरियो कुछ और ही निकलता है, क्योंकि जो सच्चाई है वो सामने नहीं आती, बल्कि सिर्फ कहने वाली बातें आती हैं कि लेकिन हमें रिलाई करना चाहिए सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट्स के ऊपर कि एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ये सही है या नहीं। अब ऐसा US में हुआ था और वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो FTX से ऑलरेडी बच चुके हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। अब एक और चीज़ आती है, थोड़ा और पीछे चलते हैं। जब ग्लोबल इकोनॉमी 2008 में नीचे गिरी थी, तो तब भी जो लेमन ब्रदर्स का था वो भी बहुत बड़ी एक जायंट कंपनी थी, फर्म थी, जो नीचे गिरी और उसका इंपैक्ट पड़ा था लगभग सारी कंपनीज के ऊपर। सिमिलरली क्या हुआ कि अभी जो FTX नीचे गिरा, इसी के साथ 130 एफिलिएटेड कंपनीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ा, वो भी बैंकरप्ट हुई हैं। FTX के बैंकरप्ट होने के साथ साथ सबके ऊपर इंपैक्ट पड़ा। अब एक और चीज़ इसी के साथ, अगर हम लूना की बात करें तो लूना के साथ साथ इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, BTC का प्राइस $40-45,000 से $20,000 के आसपास आया, फिर उसके बाद FTX ने इसको 16-17 तक पहुंचा दिया। लेकिन लूना के साथ साथ हमें नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स, थ्री एरो कैपिटल या फिर वॉयेजर, सेल्सियस, बड़े प्रोजेक्ट्स नीचे गिरे हैं। अब FTX की वजह से सोलाना नीचे गिरे हैं, लगभग $700 मिलियन का लॉस FTX में हुआ है। इतना बड़ा अमाउंट वाइप आउट हुआ है सोलाना से। इनके क्या है कि TVL फिर स्ट्रांग नहीं रहता है, जब TVL स्ट्रांग नहीं रहता, TVL नीचे जब गिर रहा होता है, लोग धीरे धीरे पैसा निकालना शुरू कर देते हैं और प्रोजेक्ट फुली कोलैप्स हो जाता है, और ये चीज़ हमने देखी। फिर उसके बाद अब अगली बात करते हैं 2017 में क्या हुआ। अब RBI का कहना तो यही है, इंडियन गवर्नमेंट का कहना यही है कि हम वार्निंग कर रहे थे, वार्निंग दे रहे थे, ठीक है, वार्न किया था, आप नहीं समझे। अब इन्होंने वार्निंग तो हमेशा ही दी है, ठीक है। अब बात चाहे हम कैसीनोज की करें या फिर कोई लॉटरीज की बात करें, किसी भी तरह की हॉर्स रेस की बात करें, बैटिंग की बात करें, वहाँ रिस्क तो हमेशा रहते रहता है। अभी फॉरेक्स की बात कर लो, स्टॉक्स की बात कर लो, यहाँ फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करो, डेरिवेटिव्स की बात कर लो जिसमें फ्यूचर्स भी आते हैं, तो वो सारे के सारे रिस्क हैं। रिस्क कहाँ इन्वॉल्व नहीं है, ये हम भी जानते हैं। इवन जो पैसा बैंक में पड़ा है उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है, जो कैश पड़ा है उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन RBI बस यही कहता है कि हमने आपको रिस्क के बारे में बताया था 2017 में। फिर इन्होंने एक BSCC के नाम से एक बॉडी तैयार करी थी, यानी कि एक तरीके से जो कुछ रेगुलेशंस लेकर आएगी, लेकिन जुलाई 2022 में ये भी डिसबैंडन होगी, यानी कि बिल्कुल खत्म होगी, डिसोल्यूट होगी। अब वो नहीं रही तो उसके बाद कोई और इस चीज़ को संभालने वाला कोई भी नहीं रहा था। अभी निश्चल शेट्टी जो हैं उन्होंने सबसे बड़ा इनिशिएटिव तब लिया था जब इन्होंने जो बैन उठवाया था क्रिप्टो के ऊपर इंडिया में। अब इस तरह का बंदा चाहिए इस वक्त जो बैन उठवा दे या फिर टैक्स को कम करवा दे, या फिर एटलीस्ट जो इंडियन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, Web3 बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, वो अच्छे तरीके से काम करे, ताकि इंडिया आपस में ही एक अच्छा खासा पैसा बना पे। हम यूटिलिटी क्रिएट करेंगे तो पैसा भी बनेगा, इकॉनमी स्ट्रांग होगी। अब इसके बाद की बात आती है जब अब ये क्या चाहते हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी आना चाहिए, और प्रोटेक्शन के लिए क्या कि अवेयरनेस फैलानी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए इंडिया में। ऑफ कोर्स ये तो सब चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं ला पा रही हैं, तो इंडिया में तो कैसे आ जाएगा। अब बात आती है जो एक्चुअल में अभी सबसे बड़ा सोल्यूशन निकाला जा रहा है, वो है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स एंड प्रूफ ऑफ लायबिलिटीज। क्योंकि रिजर्व्स जो दिखाए जा रहे हैं वहां हमने प्रूफ ऑफ लायबिलिटीज भी देखना है कि इनकी लायबिलिटीज कितनी है। ये ना हो कि हमारा पैसा उठाकर लायबिलिटीज एज अ लायबिलिटी वो पे कर दें, तो फिर क्या कि हमारा ही लॉस होता है। और ऐसा FTX ने किया था एलमेडा रिसर्च में। तो एलमेडा रिसर्च अगर आपको नहीं पता तो वो एक तरीके की काइंड ऑफ ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन वो कोलैप्स हो चुकी है।
अब इसके बाद की बात आती है जो मैं आपको बोल रहा था कि यूएस के सिटीजन्स को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यूएस में एफटीएक्स को पूरी रेगुलेशंस के साथ काम करना पड़ा और रेगुलेशंस के कारण ही उनका पैसा बचा रहा और एफटीएक्स के जो यूजर्स से कस्टमर से उनके ऊपर खास इंपैक्ट नहीं पड़ा, वो बच गए, उनका पैसा कुछ हद तक बच गया और ज़्यादा लॉस उनको नहीं हुआ है। अब क्या हुआ है कि उस वक्त क्या हुआ कि एफटीएक्स की जो बैलेंस शीट में उसमें $10 बिलियन का गैप दिख रहा था जो उन्होंने पैसा अलमेडा में डाल दिया। अब यहाँ क्या है, प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट नहीं बन रही थी, रिपोर्ट स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था, इसी के साथ इन्वेस्टर अवेयरनेस भी नहीं थी, या फिर हमें भी अवेयरनेस नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। शायद लोगों ने, हमने खुद चेक नहीं किया कि ऐसा क्या चल रहा है मार्केट में, ऐसा क्या हो रहा है एफटीएक्स के साथ। लेकिन ये धीरे धीरे चीज़ सामने आई। पहले चैंगपेंग जो बाइनेंस के उन्होंने चीज़ को सामने लाया इस चीज़ को, इसी के साथ जो फिर विसल ब्लोअर्स भी सामने आ गए धीरे धीरे, जो इसी एफटीएक्स के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने भी सामने आकर सब कुछ बताया। अब ये चीज़ थी, ये पूरी कहानी थी। लेकिन सोल्यूशन पर आने से पहले थोड़ा सा बता दो कि हाँ, अभी जो CoinDCX या CoinSwitch कुबेर या इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं वो बोल रहे हैं कि वो सेफ़ हैं, लेकिन जब तक वो प्रूफ ऑफ रिजर्व्स को फॉलो नहीं करते, अपना सब कुछ नहीं दिखाते, तब तक हम ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे दिल को दिलासा देना या सिर्फ हौसला देना है वो तो हम दे ही सकते हैं कि हाँ होपफुली सब ठीक ही होगा, होपफुली BTC $10,000 से नीचे नहीं जाएगा, $12,000 से नीचे नहीं जाएगा, होपफुली बेयर मार्केट खत्म हो जाएगी, या फिर जो इन्फ्लेशन है कम हो जाएगी। तो ऐसे होपफुली तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में रिजर्व सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इंडिया में थोड़ी जो हमारी क्रिप्टो की इकॉनमी है थोड़ी और स्ट्रांग होगी। अब सोल्यूशन की बात करूंगा, फिर कंक्लूजन के ऊपर चलेंगे। सोल्यूशन तो यहाँ लगभग 3-4 हैं। एक तो यह कि एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन, जैसे कि US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो कई सारे ऐसी कंट्रीज है जहाँ क्रिप्टो को इग्नोर भी किया जाता है। इग्नोर यानी कि उसको ऐसा मान लेते हैं कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये हमारे लिए है ही नहीं, वो पूरा इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो रेगुलेशंस भी नहीं आती, लेकिन यहाँ एक चीज़ की जाती है कि ट्वीक कर दिया जाता है एग्जिस्टिंग लॉज को, जैसा इंडिया में भी किया गया। एग्जिस्टिंग लॉ यानी कि उनके पास जो भी लॉ पहले पड़ा, रेगुलेशंस पड़ी हैं, उसके बेसिस पर क्रिप्टो के लिए भी कुछ ना कुछ बना दिया। अब कॉइनबेस की बात करें तो वहां उन्होंने क्या किया कि मनी ट्रांसफर लाइसेंस उन्होंने ले लिया। ऐसे कुछ और कंट्रीज में, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज में ई मनी ट्रांसफर लाइसेंस उन्होंने ले लिया, ई मनी लाइसेंस, ठीक है। ऐसे लाइसेंस अगर बन जाए तो कुछ हद तक रेगुलेशन हो जाती है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है ट्वीकिंग IT एक्ट। हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ कि यहाँ ये हमारा लगभग दूसरा तीसरा सोल्यूशन है कि इंडिया में IT एक्ट को ट्वीक किया गया, यानी कि यहाँ हमारे टैक्सेस लगाए गए। टैक्सेस से क्या हुआ कि वॉल्यूम कम हो गया, हालांकि इनका मकसद ये था कि वॉल्यूम कम हो। टैक्सेस से क्या कि वॉल्यूम कम होने के साथ साथ जो प्रॉफिट्स बन भी रहे हैं उनका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को भी जा रहा है, गवर्नमेंट भी खुश, हम भी खुश। हालांकि ये कोई क्रिप्टो का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, सिर्फ टैक्सेस कलेक्ट करने का तरीका है या फिर क्रिप्टो को एक तरीके से दबाने का तरीका है। अब इसी के साथ हमें जो चाहिए वो है फेमा, RBI, SBI। ये 3 चीज़ों में हमें कुछ रेगुलेशंस चाहिए कि RBI पैसे को संभाले, क्रिप्टो को संभाले और सेबी है वहाँ थोड़ी रेगुलेशंस लेकर आए। अगर ऐसा हो जाएगा इंडिया में तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। शायद पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन अगर इंडिया ऐसा करेगा तो ये सबसे पहले सोल्यूशन इंडिया ही निकालेगा। अब फाइनेंशियल हेवन्स भी हैं ऐसे, एस्टोनिया जैसी कंट्री है, माल्टा जैसी कंट्री है जहाँ पे फाइनेंशियल हेवन्स है। और हेवन्स का मतलब है कि वहाँ फाइनेंशियल रेगुलेशंस कुछ इस तरीके की होती है कि कोई भी आओ यहाँ अपना प्रोजेक्ट सेटअप करो, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जैसे स्विट्जरलैंड में आप ब्लैक मनी लेकर जाओ, आपको पूरी सपोर्ट मिलती है। तो क्रिप्टो स्पेसिफिक जो एक्ट्स हैं वो फाइनेंशियल हेवन्स में होते हैं, खासकर एस्टोनिया जैसी कंपनी में। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको पता होगा कि अगर आप उनका सर्टिफिकेट देखोगे तो वो सर्टिफिकेट ऑफ एस्टोनिया का होता है या सर्टिफिकेट माल्टा का होता है, वहाँ की रजिस्ट्रेशन होती है, जिससे क्या है कि वो फिर प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शायद ये प्रोजेक्ट अच्छा होगा, लेकिन उस चीज़ से बच के रहना, ठीक है। अब आखिरी आ गया कि डेडिकेटेड रेगुलेशन जो दुबई में हो रहा है, UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। वारा उन्होंने खुद बनाया। वारा एक तरीके का वर्चुअल एसेट्स का रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनको रेगुलेट करने के लिए। तो दुबई बहुत बड़ा स्टेप ले रहा है। हमेशा की तरह दुबई सबसे आगे रहा है हर एक चीज़ में, शायद उनको शौक है कुछ इस तरीके का कि वो हमेशा आगे रहेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन थोड़ा सहन कर लो। तो यही ऑलमोस्ट खत्म ही है वैसे। तो यहाँ आपको 4 सोल्यूशन बता दिए, तो चारों सोल्यूशन में से एक अगर इंडिया कुछ भी करता है देन बेस्ट हो जाएगा हम सभी के लिए। और एक्सचेंजेस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हाँ, क्रिप्टो हैज़ नॉट फेल्ड। आपको पता है क्रिप्टो फेल नहीं हुआ है इंडिया में, अभी भी चल रहा है, उसी तरीके से चल रहा है। चाहे टैक्सेस लगा दें, चाहे प्रोजेक्ट स्कैम करके जाएँ, वो हमें पता है, लेकिन इससे क्या कि हमें अवेयरनेस और बनानी है। लेकिन ट्रस्ट जरूर टूटा है, लेकिन कुछ हम जैसे ऐसे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स हैं जो अभी भी टिके हुए हैं मार्केट में, हम इसी तरीके से टिके रहेंगे। लेकिन आप टिके रहोगे या नहीं, एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ स्टार्टिंग में हमने जो बात करी थी कि इंडिया इज़ नॉट सेफ, तो चैंगपेंग जो है उन्होंने सच में ऐसा कहा कि इंडिया सेफ नहीं रहा है, क्योंकि जो टैक्स हैं इस इंडस्ट्री में तो वो बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस है और ऐसे टैक्सेस नहीं होने चाहिए। एंड फाइनली वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सचेंजेस को रिजर्व सिखाने पड़ेंगे इंडियन एक्सचेंजेस को, ताकि वो ट्रस्ट बना पाएँ और हम अपना पैसा वहाँ पे रख पाएँ। तो आज के हमारी इस वीडियो में इतना ही, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करना, और या फिर आप टेलीग्राम के ऊपर आ सकते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रीमियम ज्वाइन करना है तब भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी $30 है,
तो ब्लैक फ्राइडे लिख के मैसेज कर देना या फिर नीचे कमेंट कर दो ब्लैक फ्राइडे, तो आपको ये ऑफर मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉर फिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।